हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा क्लासेस। माई सेल्फ आर के सोनी। और आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं क्या क्या कंसीडर करने वाले हैं आज। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स। व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्या चीज़ है फिजिक्स। और उसके बाद में देखेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स में देखेंगे फिजिक्स के क्लासिफिकेशन वगैरह। और इसके बाद इसमें देखेंगे अपन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में क्या कनेक्शन है, कैसे फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो लास्ट चीज़ है वो इस चैप्टर में अपन देखेंगे वो है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम जो भी चीज़ें कंसीडर करेंगे वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख रखा है। अगर सबसे पहले इस चैप्टर का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस देखें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा जाता है। किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है, जो स्कूल के एग्ज़ाम है, उसमें से अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पूछेगा तो फंडामेंटल फोर्सेस में से थोड़ा बहुत कुछ पूछ सकता है, बाकी इसमें से पूछने लायक कुछ नहीं। लेकिन ये अपना फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक है फिज़िक्स का, तो इम्पोर्टेंट वैसे है क्योंकि बेस भी अगर सही से क्योंकि ये बेस है, अगर बेस सही से नहीं होगा तो फिर आगे फिज़िक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इस चैप्टर को सही से अपन पढ़ेंगे, कवर करेंगे। इस चैप्टर के मेरे हैंड रिटन नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ फिज़िक्स। व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स के बारे में जानने से पहले अपन जानते हैं कि फ़िज़िक्स किसका पार्ट है। जैसे हम सबको पता है फ़िज़िक्स किसका पार्ट है, साइंस। तो अभी 10th तक अपन एक कंबाइंड सब्जेक्ट पढ़ते थे, कौन सा, साइंस। अब पहले थोड़ा सा साइंस के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे फिज़िक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। साइंस का क्या मतलब होता है। देखो, साइंस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, साइंसिया, वहाँ से आया हुआ है। साइंसिया एक लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया है। अब साइंसिया का क्या मतलब होता है। साइंसिया का मतलब होता है टू नो। टू नो, किसी चीज़ को जानना ही क्या है, साइंस। अब जो नेचुरल साइंस है अपने, वैसे साइंस बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, लेकिन अपन जो अभी पढ़ेंगे वो किसका पार्ट है, जो फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं वो किसका है, नेचुरल साइंस का पार्ट है। नेचर की जो फिजिक्स है, जो साइंस है, नेचर के बारे में जो भी अपन फंडामेंटल या फिर जो भी लॉज वगैरह पढ़ते हैं वो एक क्या है, नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस जो है अपने आप 11th में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो नेचुरल साइंस है वो 11th में आती है, आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। किसमें, फर्स्ट है फिजिक्स जो अपन पढ़ेंगे, सेकेंड वन इज़ केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ बायोलॉजी। तो जो साइंस है वो किन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब जानते हैं, देखो फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का क्या मतलब होता है। जो फिजिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, उससे लिया गया है। फिजिक्स जो वर्ड है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। किससे लिया गया है, फ्यूजिक। ग्रीक वर्ड फ्यूजिक से लिया गया है, सॉरी, फ्यूजिक से लिया गया है। एक ग्रीक वर्ड है फ्यूजिक। अब देखो, मैंने तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा, जो प्रोनाउंस करते हैं अपन, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो लिखा है मैंने फ्यूजिक। लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में इसको देखो कैसे लिखते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कुछ। जो ग्रीक लैंग्वेज में है, जो एक्चुअल जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें इसको इस तरीके से लिखते हैं, जिसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, फ्यूजिक। अब फ्यूजिक का क्या मतलब होता है, फ्यूजिक का मतलब होता है नेचर। फ्यूजिक का क्या मतलब है, नेचर। तो अपने आसपास जो भी नेचर में चल रहा है, जो भी सारी प्रोसेस हो रही हैं, जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, उनके पीछे के जो लॉज हैं, जो स्टडी हैं, उनका जो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब पता करने की जो प्रोसेस है वो सभी तो क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ
अगर फिजिक्स को मैं डिफाइन करूँ, इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो किस प्रकार लिखेंगे? देखो, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। अब अगर फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी फिजिक्स की? ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना इज नोन एज फिजिक्स। अगर इसको मैं लिखूं तो क्या, देखो, फिजिक्स ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ nature and their manifestation a study of basic law of nature and their manifestation in different नेचुरल फिनोमिना। ये हो गई फिजिक्स की डेफिनेशन। यानी मतलब क्या हुआ, अपने आसपास जो भी नेचर में घटनाएं हो रही है, जो भी नेचर में जो भी मतलब कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी फिनोमिना हो रहा है जो नेचर में, उसके पीछे की जो साइंस है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, रीज़न क्या है, ये सब की स्टडी, उसकी स्टडी ही क्या है, उसके पीछे जो लॉ है उनकी स्टडी ही क्या है, फिजिक्स है। अब जो पूरी फिजिक्स है वो बेसिकली दो जो प्रिंसिपल हैं उन पे काम करती है। पूरी फिजिक्स सिर्फ दो प्रिंसिपल पे काम करती है। उनका नाम क्या है, उनको क्या बोलते हैं, सॉरी नाम तो क्या, उनको क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ये अब जो प्रिंसिपल हैं जो फिजिक्स के, वो कहाँ काम आएंगे? फिजिक्स में कोई भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे या फिर कोई भी अपन चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे हो रही है, तो उसके पीछे उसको अप्रोच करने का जो प्रिंसिपल है, उसको अप्रोच करने के लिए जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो क्या है, फिजिक्स के प्रिंसिपल रूप। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स क्या है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन ये क्या है, फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, देखो यूनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि फिजिक्स के जो लॉ हैं, यानी जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडाइनमिक्स के जो लॉज हैं वो सारे क्या हैं, हर किसी भी मतलब कहीं पे भी आप उनको अप्लाई करोगे तो वो सेम प्रोसेस से अप्लाई हो जाएंगे। उसी तरीके से जैसे आप किसी छोटी से छोटी चीज़ पर अगर न्यूटन्स के लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो भी उसको अप्लाई करने का वही प्रोसेस रहेगा। और किसी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल, जैसे अपनी एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें हो गई, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, इन सब पे भी अगर आप फिजिक्स में जो न्यूटन के लॉ हैं उनको अप्लाई करोगे तो भी वहाँ पे भी वो प्रोसेस रहेगी। जैसे केमिस्ट्री में होते हैं ना अलग अलग मतलब केमिस्ट्री में अलग अलग अजम्पशन होते हैं, वैसा सिस्टम यहाँ पर नहीं है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ये एक्सेप्शन आ गया, ये भी एक्सेप्शन है, उस तरीके से यहाँ पे आप फिजिक्स में आपको लगभग कहीं पे भी एक्सेप्शन देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ हैं वो हर जगह वैलिड है। कहीं पे भी ले जाओ, जो फिजिक्स के लॉ हैं वो हर जगह सेम तरीके से वैलिड रहेंगे। तो ये है यूनिफिकेशन। एंड सेकेंड वन क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब हो गया, फिजिक्स में अपन कोई भी बड़ी चीज़ है उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर पढ़ेंगे। ये वाली चीज़ क्या है, रिडक्शन। जैसे आपको कोई बड़ा सा सवाल दे देंगे, कोई बंदूक से गोली चली, वो किसी ब्लॉक से टकराई, फिर ब्लॉक जो है आगे मूव होकर किसी और तीसरी चीज़ से टकरा गया, तो इस तरीके से जो लास्ट में जो फाइनल चीज़ है उसकी वेलोसिटी निकालो। तो ये जो पूरा सवाल है उसको क्या करेंगे, हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले क्या निकालेंगे, जो बुलेट की स्पीड है उससे निकालेंगे, फिर बुलेट और जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है उनके बीच में कोलिजन से फर्स्ट वाले ब्लॉक की स्पीड निकालेंगे, फिर फर्स्ट वाला ब्लॉक वापस थर्ड वाले से जो नेक्स्ट आगे वाला जो ब्लॉक है उससे कोलिजन कर रहा है तो वहाँ से उसकी स्पीड निकालेंगे। इसी तरीके से थर्मोडाइनमिक्स में जो अपन पढ़ते हैं, एंट्रोपी वगैरह जो भी है, गैसेस की जो एनर्जी है वो क्या है, एक एवरेज एनर्जी निकालते हैं। वो सब क्या है, एक यूनिक जो अलग अलग पार्टिकल हैं, जो गैस के सारे अलग अलग पार्टिकल हैं, उन सब की एनर्जीज़ का क्या होता है, एक एवरेज होता है।
तो रिडक्शन मतलब फिजिक्स में ये चीज़ अपन जैसे सवाल वगैरह सोल्व करेंगे तो वहाँ काम देंगे, यानी कोई भी जो बड़ी चीज़ दिख रही है आपको, यानी जो देख के ऐसे डर लगता है कि भाई ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वहाँ पे उस क्या करते हैं अपन फिजिक्स में उसको अपन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर आराम से पढ़ते हैं। तो ये था फिजिक्स के। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन। ये अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो ये सब मैंने वैसे आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उसमें लिख रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनमें सब कुछ मैंने ये लिख रखा है वैसे। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक था वो देखते हैं, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में देखो अपन क्या देखेंगे कि फिजिक्स कहाँ, मतलब फिजिक्स कितना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब अपन मतलब कितनी छोटी चीज़ से लेकर अपन कितनी बड़ी चीज़ की स्टडी अपन फिजिक्स में करते हैं, ये ही क्या है स्कोप ऑफ फिजिक्स है। स्कोप ऑफ फिजिक्स में देखेंगे अपन के लेंथ, कितनी छोटी लेंथ से लेकर कितनी बड़ी लेंथ तक की स्टडी अपन फिजिक्स में करते हैं, कितने छोटे टाइम इंटरवल से लेकर कितने बड़े टाइम इंटरवल तक की स्टडी अपन फिजिक्स में कर रहे हैं, कितने छोटे मास से कितने बड़े मास तक की स्टडी अपन फिजिक्स में करते हैं, ये सभी क्या है स्कोप ऑफ फिजिक्स है। और इसके अलावा स्कोप ऑफ फिजिक्स में क्या देखेंगे, फिजिक्स को किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, ये सारी चीज़ें अपन स्कोप ऑफ फिजिक्स में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेंथ, किस लेंथ रेंज में फिजिक्स काम करती है। देखो तो लेंथ की अगर मैं बात करूँ 10⁻⁻14 मीटर से छोटी जो चीज़ें हैं जिनकी लंबाई क्या है 10⁻⁻14 मीटर से भी छोटी है, वहाँ से लेकर 10⁻26 मीटर इतनी बड़ी चीज़ों तक की जो लेंथ की जो स्टडी है वो अपन सब क्या करते हैं फिजिक्स में करते हैं। इससे बड़ी भी चीज़ें करते हैं, मतलब एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इतनी लंबाई तक की चीज़ें भी अपन फिजिक्स में पढ़ती हैं, ताकि आपको अपन पढ़ते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि फिजिक्स कितना बड़ा है, कि कितना वेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लेंथ, टाइम इंटरवल की बात करें अपन तो देखो किस टाइम रेंज, कितने छोटे टाइम इंटरवल से लेकर अपन कितने बड़े टाइम इंटरवल की बात अगर फिजिक्स में करते हैं तो छोटा टाइम इंटरवल देखो 10⁻22 सेकेंड से लेकर 10⁻18 सेकेंड तक के टाइम इंटरवल की बात अपन फिजिक्स में करते हैं। रेंज इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम हो सकती है, मैं बस आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। और मास की बात करें तो अपन जो फिजिक्स में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और उनसे वो तो हो गई स्मॉल थिंग्स। और अगर बड़ी चीज़ों की बात करें तो फिजिक्स में कितनी बड़ी चीज़ों की बात करते हैं अपन, पूरे यूनिवर्स के लॉ, यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। तो मास की जो रेंज है देखो कहाँ से कहाँ तक जाती है 10⁻30 kg से लेकर, जो किसका वेट है, एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है, वहाँ से लेकर 10⁻55 kg, इतना ज़्यादा वेट किसका है, पूरे यूनिवर्स का वेट है। जितना यूनिवर्स अपन ने अभी तक ऑब्जर्व किया है, जो ऑब्जर्वेबल जो यूनिवर्स है उसका मास कितना है 10⁻55 kg। तो यानी इतनी बड़ी रेंज में अपन चीज़ों की जो स्टडी है वो फिजिक्स में करते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि फिजिक्स कितना बड़ा सब्जेक्ट है, कितना वेस्ट सब्जेक्ट है। और इसके अलावा अगर फिजिक्स का क्लासिफिकेशन देखें अपन, यानी फिजिक्स की जो रेंज है, फिजिक्स को जो पढ़ने का तरीका है, इसके स्कोप के बेसिस पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिक्स दो पार्ट्स में, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होती है, देखो फिजिक्स को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स है वो कौन से, फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स, and second one is modern physics। अब से क्लासिफिकेशन देख के सबसे पहले क्या चीज़ दिमाग में आती है कि क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे, फिजिक्स को किस चीज़ के बेसिस पे अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो इनको डिवाइड करने का जो बेस है वो क्या है, देखो क्लासिकल फिजिक्स में अपन कौन सी चीज़ों की स्टडी करते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो किस में अपन स्टडी करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में। और जो माइक्रो लेवल की जो चीज़ें हैं वो किस में अपन करते हैं स्टडी, मॉडर्न फिजिक्स में। मैक्रो लेवल मतलब
जो काफ़ी बड़े लेवल की हो गई, जैसे मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो है उसको अपन क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसको मैं दूसरा क्या नाम बोल सकता हूँ, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब बहुत छोटी चीज़ें, मैक्रो मतलब जो बड़ी चीज़ें होंगी। अब मैक्रो का अगर मैं आपको मतलब समझाऊँ, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का मतलब जो लैब के लेवल पे या फिर टेरेस्ट्रियल लेवल पे या फिर जो यूनिवर्स के लेवल पे जो बात अपन फिजिक्स करते हैं, जो फिजिक्स अपन पढ़ते हैं, वो किस में पढ़ते हैं अपन, मैक्रोस्कोपिक में। और माइक्रोस्कोपिक में कौन सी फिजिक्स पढ़ते हैं, जो एटम से रिलेटेड है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है, क्वांटम फिजिक्स है, यानी काफ़ी छोटी चीज़ों की जो स्टडी है वो सब अपन किस में पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब फर्दर इनका क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिकल जो फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स को किस में डिवाइड कर सकता हूँ मैं, क्लासिकल फिजिक्स वापस 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो आपकी 11th और 12th की पूरी फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स के 4 पार्ट और मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वांटम फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें कवर होती है। आप 11th 12th में लगभग पूरी फिजिक्स को एक बार छू के निकल जाओगे, मतलब जितनी भी फिजिक्स है आपकी, यानी दुनिया की जितनी भी फिजिक्स है उन सबको आप क्या करते हो, 11th 12th में एक बार देख लेते हो। यानी 11th 12th में जो फिजिक्स है उसके अलावा कोई और फिजिक्स नहीं है, उसके अलावा आप उनको क्या करते हो, आगे बस डिटेल में स्टडी करते जाते हो। तो क्लासिकल फिजिक्स का जो आगे देखो क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो ये किन 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला वाला पार्ट है मैकेनिक्स, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड वन इज थर्मोडाइनमिक्स, और लास्ट वाला है ऑप्टिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और मॉडर्न फिजिक्स जो है वो है उसको एक ही पार्ट में बोल देते हैं अपन, क्या, क्वांटम फिजिक्स। ये है फिजिक्स का क्लासिफिकेशन। अब मैकेनिक्स आगे फिर से वापस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स फिर वापस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, काइनेमेटिक और काइनेटिक्स में। वो सब अपन आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। अब मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स है फिजिक्स में जो न्यूटन्स के लॉ हैं, न्यूटन्स के लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, उनसे रिलेटेड जो स्टडी है वो सारी अपन किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में। फ्रिक्शन हो गया, ये सारा अपन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ते हैं अपन, चार्ज से रिलेटेड स्टडी पढ़ते हैं। चार्ज, एक जो मूविंग चार्ज है उससे क्या होता है, मूविंग चार्ज से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और जो स्टैटिक चार्ज है, यानी कोई रुका हुआ चार्ज है, जो वो क्या डेवलप करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। तो इन दोनों को मिला के क्या पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थर्मोडाइनमिक्स में क्या पढ़ेंगे अपन, गैसेस से रिलेटेड जो भी स्टडी है, गैस, प्रेशर, गैस यानी हीट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो सारी किस में पढ़ते हैं अपन, थर्मोडाइनमिक्स में। और ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में अपन लाइट से रिलेटेड जो स्टडी है, लाइट हो गया, मिरर हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मिरर, लेंस वगैरह सारे अपन किस में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स। और क्वांटम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं अपन, क्वांटम फिजिक्स में अपन न्यूक्लियस, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनसे रिलेटेड जो स्टडी है वो सब किस में पढ़ते हैं अपन, क्वांटम फिजिक्स में। तो देखो आप, जो मैकेनिक्स और थर्मोडाइनमिक्स है, मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, ये अपन पढ़ते हैं 11th में। मैकेनिक्स हो गई, थर्मोडाइनमिक्स हो गई, और थोड़ा सा जो पार्ट है ऑप्टिक्स का भी अपन क्या करते हैं, 11th में कवर करते हैं। और बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो अपन 12th में कवर करते हैं, और ऑप्टिक्स का थोड़ा सा पार्ट भी वो क्या है, 12th में। और क्वांटम फिजिक्स जो पूरी है वो ज़्यादा आपके डिटेल में नहीं है, क्वांटम फिजिक्स थोड़ा सा बस इसका इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ी सी स्टडी है, तो वो सब अपन किस में पढ़ते हैं, अपन 12th में। तो ये एक ओवरव्यू था आपका सिलेबस का, फिजिक्स का क्लासिफिकेशन का, कि फिजिक्स किस तरीके से क्लासिफाइड है, किस तरीके से इसके आगे जो पार्ट हैं किस तरीके से डिवाइडेड है। ये सब क्या था, फिजिक्स का स्कोप। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। तो अभी तक अपन ने 2 टॉपिक कवर कर लिए, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ फिजिक्स और दूसरा स्कोप ऑफ फिजिक्स। इसके बाद अपना थर्ड टॉपिक आता है
फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसमें देखो अपन क्या पढ़ेंगे कि जो फिजिक्स है अपन जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, उसका जो अपने आसपास जो टेक्नोलॉजी है उससे और अपनी जो सोसाइटी है उससे क्या रिलेशन है। अब ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं? फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना। जैसे आप फिजिक्स को पढ़ के कहीं काम लोगे तभी तो इसका कुछ फ़ायदा हुआ। तो फिजिक्स का यूज़ करके अपन क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी किसके काम आती है? अपन लोगों के काम आती है, अपन सबके। और अपन सब किस में रहते हैं? एक सोसाइटी में। यानी फिजिक्स से जो डेवलप होती है टेक्नोलॉजी, वो सब क्या होती है? सोसाइटी के काम आती है। अब देखो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है वो चीज़ देखते हैं अपन। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। The connection between physics, technology and society can be seen by many example। तो जो सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और फिजिक्स में जो कनेक्शन है वो आपको मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे स्टीम इंजन। स्टीम इंजन कब बना था? 18वीं सेंचुरी में बना था। जैसे आजकल जो इंजन चल रहे हैं वो तो कौन से हैं? इलेक्ट्रिक इंजन है या फिर डीजल इंजन है। तो उनसे पहले जो इंजन यूज़ होते थे वो कौन से थे? स्टीम इंजन। वो सब कब बने थे? ट्रेन का आविष्कार कब हुआ था? 18वीं सेंचुरी में होता। तो 18वीं सेंचुरी में जो इंजन चला करते थे वो थे स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन का डेवलपमेंट किससे हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। यानी इंडस्ट्री को जब नीड पड़ी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सुविधा होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जो माल है वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए इतनी सुविधा, मतलब इतना कुछ कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ी अपने को कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए था जिसमें अपन एक बहुत ज़्यादा मात्रा में अपन सामान को इधर से उधर पहुंचा सकें। एक वेरी लार्ज क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपन क्या कर सकें? सामान को यहाँ से वहाँ पहुंचा सकें। तब किसका आविष्कार हुआ? तब डेवलपमेंट हुआ स्टीम इंजन का। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। जो आजकल फ़ोन से बात कर रहे हैं, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या बन गया? वायरलेस बन गया। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम किसके डेवलपमेंट से आया? वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम किसके डेवलपमेंट से आया? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो स्टडी है उनके डेवलपमेंट से क्या है फिर? वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया। इस तरह से बहुत एग्जांपल हैं जो क्या हैं? फिजिक्स के डेवलपमेंट से हैं। और ऐसे कुछ एग्जांपल भी हैं जिनसे क्या बनी है? फिजिक्स बनी है। यानी वो टेक्नोलॉजी पहले डेवलप हो गई। टेक्नोलॉजी क्या होगी? पहले डेवलप हो गई, उसकी स्टडी को अपन ने क्या बोल दिया? फिजिक्स। यानी फिजिक्स और टेक्नोलॉजी क्या हैं? दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। टेक्नोलॉजी और फिजिक्स। यानी जो टेक्नोलॉजी है उसकी स्टडी ही क्या है? फिजिक्स। और फिजिक्स के डेवलपमेंट से क्या बनती है? फिजिक्स की स्टडी से क्या डेवलप करते हैं अपन? टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था कि भाई फिजिक्स, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है फंडामेंटल फोर्सेस। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है, फंडामेंटल फोर्सेस। अपन डेली लाइफ में क्या करते हैं? बहुत सारे फोर्सेस देखते हैं, बहुत सारे फोर्सेस फील करते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, यानी अपन किसी को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो वो क्या हो गए? सारे मस्कुलर फोर्सेस हो गए। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग के कंप्रेशन फोर्स, इलोंगेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और एटॉमिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, यानी बहुत सारे फोर्स अपन क्या करते हैं? डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये जो अलग अलग नाम सुन रहे हैं, सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा बहुत सारे फोर्स हैं, पर ऐसा नहीं है। ये जो काफ़ी सारे जो फोर्स अपन अपने आसपास देखते हैं, इतने सारे फोर्स जो अपने आसपास देखते हैं, वो सारे फोर्स क्या हैं? 4 फंडामेंटल फोर्सेस से बने होते हैं। यानी सब फोर्सेस के पीछे की जो फिजिक्स के फोर्स हैं, यानी जो इन सब फोर्सेस के पीछे जो हैं वो पूरे के पूरे 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। यानी फिजिक्स पूरे 4 फंडामेंटल फोर्सेस पे टिकी हुई है। अब ये कौन कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं ये चलो देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, फंडामेंटल फोर्सेस। तो कौन कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किन्हीं भी दो मास के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसने की थी इसकी खोज, इसकी खोज किसने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने की थी। तो स्टोरी तो सबने सुनी होगी, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से आगे सेब गिरा, तो कहाँ से वहाँ से क्या उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड किया। तो इसके बाद जो सेकंड है वो कौन सा है, सेकंड, फर्स्ट हो गया अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, ये दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। दो फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो इसमें हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब देखो ये पूरा जो फोर्स की स्टडी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये किसके रिस्पेक्ट में है, चार्ज के रिस्पेक्ट में अपन करते हैं बात, यानी किसी कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस पे लगता है, चार्ज पे लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो कोई भी दो मास हो, उसको कोई चार्ज से मतलब नहीं है, कोई भी दो मास है तो वहाँ पे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में देखो चार्ज अगर स्टेबल है, चार्ज अगर रुके हुए हैं एक ही जगह पे है, तो उस कंडीशन में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह का होता है, एक तो होता है रिपल्सिव और दूसरा होता है अट्रैक्टिव। अगर चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस पे लगेगा, किसी चार्ज पे लगेगा, फील्ड बाय एनी चार्ज। अब चार्ज दो कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट क्या होगी, स्टैटिक कंडीशन कि चार्ज जो है वो क्या है, रुका हुआ है, और दूसरा क्या हो सकता है, डायनामिक कंडीशन, चार्ज क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। तो स्टैटिक कंडीशन में जो चार्ज पे लगने वाला फोर्स है उसको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो डायनामिक कंडीशन है, चार्ज की मूविंग कंडीशन में जो फोर्स लगता है उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। चार्ज जब मूव करता है तो तब क्या होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड से फिर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह के हो जाते हैं, वापस क्या हो जाता है, एक तो होता है अट्रैक्टिव और दूसरा होता है रिपल्सिव। अगर सेम टाइप के चार्ज होंगे, चार्ज अपने को पता है क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो अगर सेम, अगर लाइक चार्ज हैं, अगर सेम तरीके के चार्ज हैं, लाइक चार्ज यानी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स। तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या करेंगे, वो क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स होगा। इसी तरीके से देखो, दो अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन भी दोनों क्या होंगे, सेम तरीके के हो गए, दोनों का चार्ज क्या होगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सिव। तो यहाँ पे भी जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अब इसके बाद बात करते हैं अनलाइक चार्जेस, यानी दो अगर डिफरेंट टाइप के चार्ज हो, यानी एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस तरीके का होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसके बाद बात आती है मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स कैसे आता है, देखो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, यानी अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे थे वो तो कब थी, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब क्या है, एक जगह पर स्टेबल है, तो इन पे लगने वाला फोर्स क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर बात करें यही चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को अगर अपन किसी वायर में मूव कराते हैं, करंट क्या होती है, किसी वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही तो होता है। तो अगर कोई वायर लें अपन, मान लिया मैंने इस तरीके का कोई सर्कुलर वायर लिया है, इस वायर में अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, मान लो इस तरीके से मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, उसके मूवमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा।
वो अपन आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्स करता है तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो इस तरीके से ऊपर से आती है। यानी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की जो रेज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरीके से डेवलप होगा, इस वायर के चारों तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो रेज है यहाँ से निकलेगी और इधर से निकलेगी और इधर से वापस एंटर हो जाएगी इसमें। आने वाली क्लासेस में इसको पूरा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो थर्ड वन फंडामेंटल फोर्स है, तीसरा जो अपना फंडामेंटल फोर्स है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो अपने नेचर में पाए जाने वाले 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यही है। अब जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियर फोर्स है यानी किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर 2 तरीके के फोर्स लगते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तब इसको क्या बोल दिया, जो इनमें से स्ट्रॉन्ग वाला है उसको बोल दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, और जो इनमें से वीक वाला है उसको क्या बोल दिया, वीक न्यूक्लियस फोर्स। अब डिटेल में देखते हैं इनके बारे में। देखो थर्ड जो फंडामेंटल फोर्स है अपना वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी मैंने जो आपको सेकंड फंडामेंटल लॉ बताया था उसमें मैंने एक बात बोली थी कि अगर कोई प्रोटॉन है यानी 2 सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल, उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धक्का देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो किसी एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस किन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यानी कोई भी अगर एटम है तो उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैंने बात की कि अभी 2 प्रोटॉन हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। रिपल करेंगे तो यहाँ पे किसी भी न्यूक्लियस में क्या होंगे, एक से ज़्यादा प्रोटॉन होंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि 2 प्रोटॉन इतने पास पास कैसे रह सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो वहाँ पे जैसे 2 से ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, जितने ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतने ज़्यादा उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो इतने सारे प्रोटॉन एक साथ कैसे रह सकते हैं, यानी वहाँ पे उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उसको मतलब रोकने के लिए वहाँ पे एक और फोर्स है, और वही फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर अंदर लगता है इसको, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर फोर्स। यानी ये जो फोर्स है जिसकी अपन बात करने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, इसके बाहर नहीं है। तो इनकी रेंज क्या है, काफ़ी छोटी होती है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस जो फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। यानी ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो पहली बात तो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा, एक तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है। यानी ये जिस तरीके से इन 2 प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा, ये क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। जितना 2 प्रोटॉन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे, उतना ही क्या होगा, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे की तरफ फील करेंगे, और उतना ही क्या होगा, 2 न्यूट्रॉन फील करेंगे। यानी ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। और ये फोर्स किन के बीच में लगता है, 2 प्रोटॉन हो गए या फिर 2 न्यूट्रॉन हो गए या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है। इसके बाद फोर्थ वन फंडामेंटल फोर्स, जो अपना फोर्थ वाला फंडामेंटल फोर्स है वो कौन सा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इसे वीक न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाले के कंपेयर में क्या है, वीक होता है, उसके कंपेयर में वीक होता है। और ये हमेशा नहीं देखा जाता, ये कुछ स्पेशल फिनोमिना होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, तभी इस फोर्स को क्या कर सकते हैं अपन, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कब देखा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, कब ऑब्जर्व किया जाता है, जब बीटा डीके होता है। आने वाली क्लासेस में अपन पढ़ेंगे बीटा डीके। तो बीटा डीके के ड्यूरिंग जो फोर्स अपन ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो सारे फोर्सेस के पीछे, मतलब जो अपन जितने भी फोर्सेस डेली लाइफ में देखते हैं उन सब के पीछे ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। तो एक कंपैरिजन देख लेते हैं इन चारों फोर्सेस का, जिससे अपने माइंड में एक क्लियर इमेज बन जाए इसकी। देखते हैं, चलो 4 फोर्स हैं, चारों को मैं कंपेयर करता हूँ। कंपैरिजन ऑफ दीज फोर्सेस। कंपैरिजन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। यानी इन फोर्सेस को क्या करते हैं अपन, कंपेयर करके देखते हैं। तो इधर तो लिखता हूँ मैं फोर्स का नाम, नेम। कौन कौन से फोर्स थे अपने पास, फर्स्ट वन था ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये हो गए फोर्स, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इनकी रेंज। अब इनकी रेंज कहाँ से कहाँ वेरी करती है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी कोई रेंज नहीं होती, यानी ये अनंत तक लगता रहता है। तो इसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट। इसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसकी भी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स की। ये दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्सेस है। मैंने बताया आपको कि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, इसके बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यानी ये क्या है, बहुत छोटी रेंज में लगने वाले फोर्सेस हैं। तो इनकी रेंज देखो क्या होती है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, यानी जो न्यूक्लियस होता है अपना उसके अंदर ही ये ऑब्जर्वेबल है। इसी तरीके से वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, वो भी क्या होता है 10⁻16 मीटर की रेंज में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। यानी न्यूक्लियस में जब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इस रेंज में आ जाते हैं, मतलब इतनी कम डिस्टेंस पे होते हैं, तब अपन उनके बीच में ये वाले फोर्स देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये एक दूसरे कंपेयर में कौन सा कितना ज़्यादा वीक है या फिर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपन इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या आएगी, देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब देखो इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या है, इन सब चारों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं एक बार मान लेता हूँ ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है अपना उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं वैल्यू 1 मानूँ तो उसके रेस्पेक्ट में वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना वीक है। देखो अगर ये 1 है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना है, 10⁻⁻²। यानी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर 1 मान रहे हैं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है उसका 1/100, यानी 1/100 पार्ट होता है उसका। इसी तरीके से अपन बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, ये 10⁻² नहीं होता, 10⁻13 होता है, -13। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है 10⁻²। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर अपन 1 माने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होता है उसके कंपेयर में 10⁻² टाइम्स स्मॉल होता है। यानी उसका 100वां भाग 100th पार्ट करें तो क्या होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर 1 माने तो वीक न्यूक्लियर फोर्स उसके कंपेयर में कितना होता है 10⁻⁻13 होता है। और इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 माने तो जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना होता है 10⁻39। यानी आप यहाँ से देख सकते हो ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 था फिजिकल वर्ल्ड, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके सारे नोट्स मैंने जो हैंड रिटन नोट्स हैं मैंने खुद के जो लिखे हुए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।